भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास स्टार्ट कर दो। भारत में संवैधानिक विकास, देखिए भारत में संवैधानिक विकास मतलब ये है इसका कि किस प्रकार से भारत में संविधान का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से भारत में संविधान को बनाया गया है। तो हम इस कहानी को लेकर चल रहे हैं अपनी, जब से भारत में अंग्रेज आए थे और जब भारत से अंग्रेज वापस गए हैं। मतलब हम बात करेंगे 1600 ईस्वी से 1950 तक, 1600 ईस्वी से 1950 तक लगभग तकरीबन अगर देखा जाए तो 300 साढ़े 300 वर्षों का जो शासन रहा अंग्रेज़ों का, और किस तरीके से नियम आए, किस तरह से व्यवस्थाओं को चलाने का काम अंग्रेज़ों ने करा, उन सब के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कुछ खास चीज़ों के साथ में, क्योंकि अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे वगैरह यहाँ से वन लाइनर सवाल बना देते हैं। तो हम अपनी कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से जहाँ से अंग्रेज़ शुरुआत करते हैं भारत में। सबसे पहला जो राजलेख आता है उसे कहते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी का राजलेख। द चार्टर एक्ट ऑफ 1600, अंग्रेजी में कहते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1600 एडी, एनो डोमिनी 1600 ईस्वी का राजलेख। अंग्रेजी में कहते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1600 ईस्वी। यहाँ से अपनी बात को हम स्टार्ट करेंगे। देखो, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में राजतंत्र था, राजा का शासन। और राजा का शासन अगर देखा जाए कुछ राजाओं को छोड़कर बाकी राजाओं का जो शासन रहा है वो निरंकुश रहा है। निरंकुश का मतलब है कि राजा के अलावा बाकी कोई उस पर अंकुश नहीं लगा सकता। राजा जो होते थे वो तानाशाह होते थे। राज परिवार के लिए कोई कानून ना था, और जितने भी कठिन से कठिन काम हुआ करते थे वो आम जनता के लिए हुआ करते थे। ठीक है, अब राजा है, अगर आपके फेवर में है तो आपको बड़े से बड़े पाप के लिए भी सजा ना दे, और अगर राजा आपके खिलाफ है तो आपके किए गए पुण्य कार्यों के लिए भी, अच्छे कामों के लिए भी आपको पनिश कर सकता है। ठीक है, बहुत राजा के बारे में आपने सुना होगा कि राजा सन की हुआ करते थे, है ना, जो उनके मन में आएगी मतलब वो करेंगे वो। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश होती है व्यापार के माध्यम से, तो वो वहाँ पर अपने लिखित नियमों को लाना शुरू करते हैं कि किस तरीके से भारत में उन्होंने पहले व्यापार के नियमों को आगे बढ़ाया, और व्यापारों के नियम के बाद जब भारत की सत्ता पर उन्होंने कब्जा करा तो किस तरह से वो सत्ता को चलाते हैं लिखित दस्तावेजों के माध्यम से। क्योंकि राजाओं के समय में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था, और सामान्यतः वो लिखित भी नहीं होता था, मौखिक ही काम चलते थे ज़्यादातर। ठीक है, तो 1600 ईस्वी के राजलेख से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या हैं, देखिए। पहला सवाल तो यहाँ से ये बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
ये हुई थी भैया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखो जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी, उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। ये भी सवाल पूछा गया है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या था, किससे उन्होंने अनुमति ली थी। ठीक है, देखिए एक सवाल हो रहा था कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुग़ल सम्राट कौन था? भारत में कौन सा मुग़ल सम्राट सत्ता पर काबिज था, मतलब जिसका शासन भारत में चल रहा था? तो देखिए 1600 ईस्वी का जो राजलेख था, हाँ उस समय की बात चल रही है। मुग़ल बादशाह जो भारत में राजा थे, मुग़ल बादशाह का नाम था अकबर। ये सवाल कई बार पेपर में आया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुग़ल सम्राट कौन था जिसका शासन था? तो नाम क्या था? अकबर का शासन था भारत में। एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो अंग्रेज भारत में आए थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य क्या था अंग्रेज़ों का? भारत में आने का उनका मेन पर्पज क्या था? शुरू में शासन करना नहीं था, बल्कि भारत में उनका मकसद था व्यापार करना। वो व्यापार करना या व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। उन्होंने जहांगीर के से अनुमति लेकर प्रथम कोठी कहाँ बनाई थी? अंग्रेज़ों की भारत में प्रथम कोठी कहाँ बनी? तो प्रथम कोठी बनी सूरत में। सूरत गुजरात में है। पहला कारखाना उन्होंने कहाँ लगाया? गुजरात में। ब्रिटेन की महारानी से उन्होंने परमिशन ली ईस्ट इंडिया, भारत और ईस्ट मतलब पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। अभी मामला क्या था मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इसके थोड़ी बैकग्राउंड की कहानी तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए ये भारत है पूरब में और ये पश्चिम में है ब्रिटेन। यहाँ अंग्रेज हैं और ये अंग्रेज व्यापारी जो हैं वो भारत और भारत के पूरब के देशों में व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार करना चाहते हैं तो उन्होंने देखिए यहाँ जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों का एक संगठन बना। लगभग 200 से ज़्यादा 213 214 के आसपास व्यापारी बड़े बड़े उद्योगी इकट्ठे हुए और उन्होंने एक अपने हेड चुने जिनका नाम था लॉर्ड मेयर। ये नोट मत करना, समझने के लिए है। लॉर्ड मेयर ने लंदन में ब्रिटेन की महारानी जो थी जिनका नाम एलिजाबेथ प्रथम था उनसे मुलाकात करी और उनसे मुलाकात करके ये उद्देश्य रखा कि हम ईस्ट इंडिया मतलब भारत और भारत के पूर्वी देशों में व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप हमें परमिशन दें तो।
महारानी से परमिशन क्यों मांगी? क्योंकि व्यापारी हैं, दूसरे देशों में व्यापार करने जाएंगे, इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है किसी से लड़ना भी पड़े। तो जब महारानी से अथॉरिटी लेकर जाएंगे तो ब्रिटेन की सेना जो है वो इनके साथ रहेगी, इनकी मदद करेगी जहाँ ये फंसेंगे, और ये ब्रिटेन की सरकार मतलब ब्रिटेन की महारानी को कुछ कर देंगे। भाई जब व्यापार करेंगे बाहर जाके तो वहाँ से कमाएंगे तो उसका कुछ हिस्सा किसे देंगे? ब्रिटेन की महारानी को देंगे। और एक शर्त इन्होंने ये रखी ब्रिटेन की महारानी से कि देखिए हमें 15 साल तक के लिए एकाधिकार चाहिए। एकाधिकार का मतलब होता है कि हमारे पीछे पीछे ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी नहीं आनी चाहिए। अगर कोई इच्छुक व्यापार करने वाला व्यक्ति होगा तो वो हमारे साथ काम करेगा, अलग में काम नहीं करेगा। ये उन्होंने शर्त ब्रिटेन की महारानी के सामने रखी। ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि चलो भाई ठीक है, आप व्यापार करने चले जाओ। ठीक है, तो परमिशन मिली है ब्रिटेन की महारानी से। और याद रखें जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो मात्र 3133 पौंड में बनी थी, मतलब 30,133 पाउंड जो है वो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। इतने रुपए लगाए थे उन्होंने उस समय पर 1600 ईस्वी में। और वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आ जाते हैं, सूरत में अपना कारखाना लगाते हैं और वो काम धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। उधर मुग़ल बादशाह जो है अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में। उनके बाद नंबर उनके बेटे जहांगीर का आता है। इधर मुग़ल सल्तनत काम कर रही है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में छोटे छोटे राजा काम कर रहे हैं। भारत में अंग्रेज आ चुके हैं और उसके बाद में कहीं पुर्तगाली काम कर रहे हैं, कहीं डच काम कर रहे हैं, कहीं फ्रांसीसी काम कर रहे हैं, कहीं अंग्रेज काम कर रहे हैं, और ये तमाम व्यापारी भारत में काम कर रहे हैं। ठीक है, 1600 ईस्वी में पहली बार भारत में ये कंपनी आई और ये लिखित दस्तावेज के साथ आई। लिखित दस्तावेज का मतलब यह है कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने या ब्रिटेन की महारानी के जो घोषणा पत्र था उसकी जो बातें थी, है ना, उसके आधार पर ये लोग भारत में व्यापार करने लगे। ठीक, अब चूँकि इनका उद्देश्य व्यापार था, धीरे धीरे वो राजनीतिक हो गया। राजनीतिक होने का मतलब क्या था? राजनीतिक होने का मतलब धीरे धीरे ये था कि भारत के जो लोग थे या राजा थे उनकी आपसी फूट का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप लगा लो 1600 ईस्वी के बाद एक राजलेख आया और वो राजलेख है 1720 का राजलेख। 1720 का राजलेख 1720 का राजलेख इसे कहते हैं द चार्टर एक्ट। द चार्टर एक्ट ऑफ 1720 AD। देखिए होता क्या था, होता ये था कि कंपनी काम कर रही थी भारत में और उसके लिए नियम बनकर आते थे कहाँ से? ब्रिटेन से। जो ब्रिटेन से रूल्स बनकर आते थे उसी पर कंपनी काम करती थी। तो कभी कभी बहुत सारी स्थिति ऐसी होती थी जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया रूल उनको यहाँ दिक्कत पैदा करता था। 1720 में उस दिक्कत को भी कम कर दिया गया। 1720 में बंगाल, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को भारत में कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, आपको पता होगा, एक बम्बई, एक मद्रास और एक कलकत्ता। ठीक है, तो यहाँ काम करते थे गवर्नर। तो एक रूल तो ऐसा था जो लंदन से बन कर आता था यहाँ कंपनी के लिए, और एक रूल ऐसा था 1720 में बदलाव करा गया कि अगर तुम्हें लगता है कि अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में तुम्हें कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो गवर्नर जो है वो कानून बना सकता है। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या हुआ? देखिए इस एक्ट में हुआ ये, इस एक्ट के आधार पर बम्बई, कोमा मद्रास, व कलकत्ता के गवर्नरों को
के गवर्नरों व उनकी परिषद को भारत में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है। इस बात का मामला क्या था, मतलब क्या था? अंग्रेज व्यापार करते थे भारत में, नियम बन के आते थे कहाँ से? इंग्लैंड से। तो वो कुछ नियम ऐसे भी होते होंगे जो है मैच ही नहीं करते होंगे, इसलिए गवर्नर और उसकी परिषद को यह आदेश दे दिया गया कि अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से रूल बना सकते हो। ठीक है। जब इनको रूल बनाने की, गवर्नर को रूल बनाने की का अधिकार मिल गया, कानून बनाने की शक्ति प्रदान हो गई, तो गवर्नर जो है हाँ उनकी शक्तियों में इजाफा हुआ और उन्होंने भारतीय राजनीति में बढ़ चढ़ के फिर इंटरफेयर करा। ठीक है। और उसी का नतीजा था प्लासी का युद्ध। दो घटनाएं घटी इस दौरान। एक था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। एक तरफ बंगाल का नवाब था, और एक तरफ अंग्रेज थे। बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था, और अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। आपको पता होगा कि पश्चिमी बंगाल का एक ज़िला है नदिया, और उसी के पास में एक नदी बहती है जिसका नाम है भागीरथी। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो वैसे तो राज्य पड़ेगा हमारा पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल का बेटा एक ज़िला पड़ता है नदिया, फिलहाल आज के दौर में। और जिस नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ उस नदी का नाम था भागीरथी। ये एक बार सवाल रेलवे में पूछा है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ। ठीक है। तो आपने सुना होगा इससे पहले इतिहास में ब्लैक होल की घटना घटी। ब्लैक होल की घटना से अंग्रेज जो थे बड़े नाखुश हो गए, और उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हटाने के लिए युद्ध करा, और उस युद्ध में अंग्रेज जो थे उनकी जीत हो गई, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो था वो इस युद्ध को हार गया। और जैसे वो युद्ध हारा, बंगाल पर किसका अधिकार हो गया? बंगाल पर कब्जा हो गया किसका? अंग्रेजों का। बंगाल गुलाम बन गया किसका? अंग्रेजों का। तो कौन सा युद्ध ऐसा था जिस युद्ध के बाद बंगाल के लोगों की हथेली पर दास्ता लिखा गया, गुलामी लिखा गया? मतलब पहली बार भारत के किस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार करा? तो कौन सा था? बंगाल। अच्छा देखो, अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्होंने खुद शासन नहीं करा बंगाल में, है ना। मीर जाफर को बैठाया जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक है। मतलब कुल मिला के यह है कि बंगाल की गद्दी पर जो बैठा वो अंग्रेजों के द्वारा बिठाया गया। इसका मतलब अंग्रेजों के हाथों की वो कठपुतली बन गया। ठीक है। इतना ही पर्याप्त नहीं था
एक घटना जिसने पूरे भारत में गुलामी की लहर को फैला दिया, वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, तो जैसे मैंने अभी बोला है कि किस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तो प्लासी का युद्ध। और किस युद्ध के बाद भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तो बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो एक नाम सुनोगे, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। मीर कासिम कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब। और एक नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये कौन था? ये मुगल सम्राट था। उसके बाद कौन था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन था? ये अवध का नवाब। अवध का नवाब। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, और अंग्रेजों को लीड कर रहा था, उसका नाम था कैप्टन मुनरो। कैप्टन मुनरो। और नतीजा अंग्रेजों के पक्ष में चला गया, अंग्रेजों की जीत हो गई। अंग्रेजों की जीत हो गई। और इस युद्ध के बाद भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम बन गया। अच्छा तुम देखो, तीन बड़ी सत्ताएं उस समय काम कर रही थी। एक बड़ी सत्ता काम करती थी बंगाल में, जिनका झगड़ा था अंग्रेजों से। एक सत्ता नॉर्थ इंडिया में काम करती थी, बहुत बड़े एरिया पे, वो थे मुगल। और एक सत्ता काम कर रही थी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, उसका नाम था अवध। और पूरा मिलकर ये नॉर्थ इंडिया, कायदे का ये नॉर्थ इंडिया था, पूरा ये नॉर्थ इंडिया था, पूरा उत्तरी भारत। लड़ाई किसकी थी? लड़ाई बंगाल के नवाब मीर कासिम की थी। किससे? अंग्रेजों से। मीर कासिम ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए मुगल बादशाह किससे? शाह आलम द्वितीय से संपर्क करा। मुगल भी अंग्रेजों से परेशान थे, लेकिन वो सीधे टकरा नहीं सकते थे, इसलिए वो बंगाल वालों के साथ आ गए कि हम मिलकर हराएंगे। और चूँकि बंगाल के नवाब ने संपर्क करा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से, तो उसने भी कहा कि ठीक है, हम सब मिलकर अंग्रेजों को धूल चटाते हैं। संयुक्त सेना बनी, और उस संयुक्त सेना ने बक्सर के मैदान में अंग्रेजों को चेतावनी दे दी, वार्निंग दे दी। नतीजा सामने आ गया, युद्ध शुरू हुआ। और उस युद्ध में ये जो संयुक्त सेना थी, इसे कहते हैं संयुक्त सेना, इसे कहते हैं तीन राजाओं की संयुक्त सेना को अंग्रेजी सेना के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब बताओ, जब हार का सामना करना पड़ा तो ये पूरा इलाका अब अंग्रेजों के कब्जे में हो गया नहीं हो गया है? ये फिर अंग्रेजों के कब्जे में हो गया। तो एक सवाल तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। ये भी आता है कि किस मुगल सम्राट ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय। किस अवध के नवाब ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? शुजाउद्दौला। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? पूरे भारत पे गुलामी छा गई, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध ने भारत के भाग्य का फैसला कर दिया कि अब भारत 300, 400, 250, 300 साल तक किसकी गिरफ्त में चला गया? बोलो।
अंग्रेज़ों की गिरफ्त में चला गया। ठीक है, तो ये 1720 का राजलेख था। थोड़ा सा इसको देखें। समय समय पर अंग्रेज़ जो थे भारत में रूल्स लाते रहे, नियम लाते रहे। एक नियम आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते पेपर वाले जो हमें याद रखने चाहिए वो ये बातें देखिए। एक इसमें प्रावधान आया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों तीन प्रेसिडेंसी मैंने बताई थी, एक मद्रास में थी, एक बम्बई में थी और एक कलकत्ता में थी। ठीक है, तो वहाँ जो बंगाल का गवर्नर था उन्हें तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। एक तो आप ये याद रखेंगे। एक सवाल यहीं से बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। इसी एक्ट के तहत देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया बेटा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तो एक दो बातों तो याद रखेंगे कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? बोलो। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एक इसी में क्या काम करा, इसी में देखिए एक बात और आपको याद करनी पड़ेगी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। पहला सुप्रीम कोर्ट हमारा कलकत्ता में बना था। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था? तो यहाँ से कुछ बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी। ये जो उच्चतम न्यायालय बना था, ये उच्चतम न्यायालय किस अधिनियम पर आधारित था? किस अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय बनाया गया था? तो उसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट बना कब था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 73 में एक्ट आया था और 1774 में ये
बन गया था 1 साल बाद। अच्छा, कहाँ बना था, किस स्थान पर पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया भैया? तो कलकत्ता। और ये सवाल उत्तराखंड पीसीएस में सवाल पूछा गया था कि कलकत्ता में तो बना। सवाल ये था इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे भैया? एलिजा इम्पे। क्या नाम था उनका? एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे को क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस। तो 3 बातें याद रखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय की। अब देखो ये बदलाव आपको नज़र आ रहे हैं, ये बदलाव नज़र आ रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जैसी संकल्पना नहीं थी, लेकिन अंग्रेज ही भारत में सुप्रीम कोर्ट जैसी संकल्पना को लेकर आते हैं। हालांकि उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहे, समय समय पर बदलाव होते रहे। 1935 के एक्ट में फेडरल कोर्ट की बात आएगी, ठीक है। जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है इसी पद्धति पे तो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये समय समय पर अंग्रेज क्या करते हैं, व्यवस्थाओं को बदलते हैं। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी, ठीक है। एलिजा इम्पे पूछे गए हैं, ये भी आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बदलाव नज़र आते हैं, क्या क्या चीज़ें भारत में दिखाई देती हैं। चलिए इसके बाद आता बेटा, अब ऐसा नहीं था कि हर दूसरे तीसरे साल नियम आते थे, 10-10, 20-20 साल बाद आते थे। वो जो अंग्रेज नियम बनाते थे 10-10, 20-20 साल तक उन्हीं को लागू करते थे, ठीक है। अब आता इसके बाद में 1813 का राजलेख। 1813 का राजलेख, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 AD ईस्वी। यहाँ से 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं इस राजलेख की। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन पेपर में आती है कि कंपनी के व्यापार को भारत में या कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन व चाय के एकाधिकार को
बरकरार रखा गया। इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझ लेना। ये मामला क्या था मैं थोड़ा सा बताऊं। ये भारत है और ये मान लो चाइना है, चीन है और ये ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसे कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझना, जब ये 1600 ईस्वी में आई थी तो मैंने बताया था इन्होंने महारानी एलिजाबेथ से ये कहा कि हमारे पीछे ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया में व्यापार करने के लिए नहीं आनी चाहिए। अगर कोई व्यापार करना भी चाहता है तो वो हमारे साथ काम करेगा, अलग कंपनी के रूप में काम नहीं करेगा वो। ठीक है, ये परमिशन उनको मिल गई। तो अब यहाँ का क्या हुआ है, मान लो एक कंपनी और है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ एक्स कंपनी, और ये भी ब्रिटेन की कंपनी है। ये इसके साथ काम नहीं करना चाहती एक्स कंपनी। ये कह रही है कि हम भी व्यापार करना चाहते हैं, भारत में हम भी व्यापार करेंगे। ठीक है, हमें आदेश दीजिए आप। तो 1813 में क्या हुआ, ब्रिटेन की सरकार ने इस कंपनी से ये कहा, एक्स कंपनी से, कि आप जाइए, आप भारत में व्यापार करिए, लेकिन आप चाइना में व्यापार नहीं करेंगे। चाइना में अभी भी कौन सी कंपनी व्यापार करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए इस एक्स से कि आप भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं, ये भी भारत में व्यापार कर रही है, तुम भी कर लो, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना, एक तो तुम चाइना में नहीं जाओगे व्यापार करने के लिए, और दूसरी बात, अगर भारत में व्यापार करोगे तो चाय का व्यापार नहीं करोगे। चाय का व्यापार अब भी कौन करेंगे? बोलो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को रोक दिया गया, लेकिन चाय के साथ में उसका एकाधिकार अभी भी था, और चीन में उसके व्यापार का एकाधिकार अभी भी था। करेक्ट? तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को भारत में किस अधिनियम के तहत ख़त्म करा गया है? बोलो। तो 1813 का राजलेख। लेकिन दो चीज़ों का अभी भी बरकरार था, एक तो चीन में व्यापार और एक चाय का व्यापार। चीन और चाय का व्यापार जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। दूसरा बदलाव यहाँ ये नज़र आया अंग्रेज़ों के द्वारा। देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इस एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट में एक बदलाव और आया। बदलाव ये था कि जो ईसाई के धर्म गुरु हैं, जिन्हें मिशनरी कहते हैं, वो भारत में जा सकते हैं और धर्म प्रचार वो कर सकते हैं। तो बड़े बड़े मंच सजाए गए, वहाँ के धर्म गुरु आए, उन्होंने भारत में क्या करा? धर्म का प्रचार करा। प्रचार के साथ साथ उन्होंने अपने धर्म के बारे में लोगों को बताया, और बहुत बड़े पैमाने पर फिर लोगों ने भी ईसाई धर्म अपनाया भारत में। यही हुआ होगा। ठीक है, एक और सवाल है। इसी एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का
प्रावधान किया गया। भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए अंग्रेज खर्च करेंगे, ये भी उन्होंने डिसाइड करा। इसका मतलब क्या है कि भारत के लोगों को पढ़ाना चाहते थे। क्यों पढ़ाना चाहते थे भैया मैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम मान लो ए है, वो कंपनी कोई उत्पाद बनाती है, करेक्ट। अब कंपनी चूंकि प्रोडक्ट बनाती है, उसने क्या काम करा, कंपनी ने कुछ लड़कों को नौकरी पर रखा। जो लड़के कंपनी में नौकरी करने के लिए गए हैं, उन सब वो काम नहीं आता जो कंपनी में होता है। तो क्या कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उनको ट्रेन करे? तो कंपनी उनको ट्रेनिंग भी दे रही है, खाना भी दे रही है और पैसे भी दे रही है। समझना मेरी बात। अब हमें लग रहा होगा इससे हमारा फ़ायदा, कंपनी का क्या फ़ायदा? कंपनी का फ़ायदा ये है कि वो कुशल वर्कर पैदा करेगी। बोलो, ये कंपनी ऐसी छोड़ दे भाई, ये कंपनी है, जाके काम करो अपना अपना। अब हम देख रहे हैं काम क्या करें, जब आता ही नहीं वो काम तो करेंगे क्या? तो ट्रेनिंग दी जाती है ना। अंग्रेज जब भारत में शासन करते थे तो उन्हें संवाद की और अच्छे लोगों की ज़रूरत भी थी। भाई बताइए, 4th लाइन में 4th श्रेणी की नौकरियों में कौन थे? भारतीय। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो, बोलचाल अच्छी हो, बातचीत अच्छी हो, ठीक है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि चलो हम भारत के लोगों को एजुकेटेड करेंगे, जितने भारत के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे उससे हमारा जो शासन व्यवस्था है वो बेहतर चलेगी, ये लोग हमें हेल्प करेंगे फिर, ठीक है। तो ये हम आ गए हैं 1813 तक, धीरे धीरे करके हमें पहुंचना है 1950 तक, ठीक है। 2-4 क्लासों में 1950 की कहानी सब आ जाएगी, ठीक।